चलिए स्टेप नंबर 20 तक कल पढ़ चुके थे, आज आपका सिंटेक्स ख़त्म हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग वापस चलते हैं, स्टेप नंबर 21 को समझा देता हूँ। देखो स्टेप नंबर 21 में क्या है कि कुछ, जैसे हम लोग स्टेप नंबर 20 में पढ़े थे कि कुछ लोग सिंगुलर ही होंगे, चाहे सब्जेक्ट से नाम है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमेशा सिंगुलर होंगे, प्लूरल उसका किया नहीं जा सकता। वैसे क्या होता है अनकाउंटेबल नॉन, क्योंकि बताए थे काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। नॉन आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 5 टाइप्स का होता है, प्रॉपर, कॉमन, उसके बाद कलेक्टिव पढ़ा होगा, उसके बाद क्या पढ़ा होगा, क्या चीज़, कलेक्टिव नॉन, उसके बाद क्या पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, और एक और नॉन पढ़ा होगा इसका नाम होगा मटेरियल नॉन। 5 तरह का पढ़ा होगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को आप गिन नहीं सकते, बताया गया होगा, तो उसी को क्या कहा अनकाउंटेबल नॉन। आज इसको कलेक्टिव और क्या होता है कॉमन, उसको गिनते हैं, है ना। तो बताओ सीसी वाला इसका मतलब है कॉमन नॉन है और कलेक्टिव नॉन, दोनों काउंटेबल नॉन होंगे। और जो आपको प्रॉपर नॉन हो तो यूनिक होते हैं, उससे का कोई कंपैरिजन नहीं करता, अपने आप में सब लोग क्या है, यूनिक है। आपने फिर पढ़ा होगा दूसरे स्टेप में कि नॉन 3 तरह का, प्रॉपर नॉन, फिर काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। खुद बताइए क्या आपका जो मटेरियल नॉन था और आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन था गिनते थे, नहीं गिनते थे। अनकाउंटेबल नॉन था तो जितने भी अनकाउंटेबल नॉन हमेशा सिंगुलर मान के चलते थे। वही स्टेप नंबर हम लोग किसमें पढ़े थे, 20 में, और 20 में ही उसको देखा गया तो वो कभी प्लूरल होते नहीं है, उसको हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। वो अच्छे से लेक्चर देख लेना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ लोग हमेशा प्लूरल नहीं होंगे, उनको सिंगुलर नहीं कह सकते, समझ रहे। जैसे आपका सबसे बड़ा वर्ड है जिसका नाम है इन्फेंट्री। आपने कभी देखो मेहनत करने वाले जो घोड़े का रेस लगाते हैं मेहनती लोग, ऐसा देखा है, घोड़े का रेस नहीं लगाते हैं, उसी को कहते हैं इन्फेंट्री का मतलब समझ आए, जो मेहनती लोग होते हैं जो आप देखोगे रेस उस लगाते हैं। जैसे एक होता है दौड़ के रेस लगाना, एक और घोड़ा का रेस कभी देखा है, टीवी में देखा भी होगा, है ना। आप कभी मुंबई नहीं जाना तो वहाँ रेस हॉर्स है, वहाँ जाना तो देखा ही देगा, बहुत ज़बरदस्त होता है उधर। तो यहाँ पे इन्फेंट्री, पेजेंट्री का मतलब क्या समझ में आता है, जो लोग किसान के समूह होते हैं ना उसको कहते हैं। इसका मतलब एक किसका समूह है, जो हम लोग घोड़े को दौड़ाते हैं, घोड़े सवार लोग का समूह, इसका मतलब जो होता है पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब क्या होगा, जो किसान लोग का जनता समूह होता हो। क्लेर्जी का मतलब क्या होता है, लंदन में जब जाओगे तो वहाँ पादरी लोग होते हैं, वहाँ चर्च में, तो वहाँ का जो एक ग्रुप होता है ना संगठन, उसके ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहते हो, क्लेर्जी। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जो लोग सिविलाइज्ड होते हैं, सिविलाइज मतलब पढ़ने लिखे में सब होते हैं, इनकी थिंकिंग अलग होती है। जो लोग पढ़े लिखे लोग का ग्रुप होता है ना उसको क्या बोलते हो, जेंट्री बोलते हो। कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी लोग, मवेशी जानवर जितने हो ना गाँव में, उसके ग्रुप को, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या है, एक मतलब जानवर है, उसके ग्रुप को आप क्या बोलते हो, कैटल। आप खुद बताओ, पीपल को मालूम ही होगा आपको, पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सब तो मालूम है। मेन होता है कैवलरी। कैवलरी का मतलब बताओ क्या होता है, हाँ बोलिए, कैवलरी का मतलब क्या होता है, हाँ बोलिए, नहीं मालूम, और तो क्या मालूम होगा आपको। इन्फेंट्री का मतलब बताओ, इन्फेंट्री और कैवलरी। शायद कैवलरी का मतलब क्या होगा इसका मतलब होता है ये, इसका हिंदी क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ, मतलब अब क्या बोल सकते हो उसको, अपने तो सर्च कर लेना क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। कैवलरी भी मतलब एक ग्रुप में, संगठन में आता है, उसको भी प्लूरल मानते हैं, ठीक है। चलिए तो आप बताओ, इस पे 2 क्वेश्चन है, अभी देख लेता हूँ। अभी 2 क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। क्लेर्जी ऑफ, उसके बाद बताओ लंदन। लंदन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पादरी। पादरी का मतलब समझो जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे लंदन के, मतलब पादरी लोग जो चर्च चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। अब बताओ लंदन के क्या होंगे, चर्च लोग के क्या होंगे, पादरी। तो बताओ, और ये प्लूरल होगा कि सिंगुलर, तो प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब भी क्या लगाओगे, प्लूरल। बताओ इनमें से कौन सा वर्ब प्लूरल है, पहला ऑप्शन का आंसर बताएं। दूसरा बताओ, द पेजेंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब किसान के मेहनती, मतलब ये पेजेंट्री मतलब क्या समझोगे, किसान, किसान का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसको क्या कह सकते हो, फार्मर्स। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताइए, प्लूरल होगा ना। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया के किसानों की बात कर रहा, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी होगा प्लूरल। अब बताओ कुछ वर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेयरिंग, है ना। पेयरिंग वर्ड हमेशा क्या होगा, प्लूरल। पेयरिंग वर्ड समझ में आता है आप लोग को, कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकते, हमेशा पेयर में पाया जाएगा। जैसे शूज़ आप कभी खरीदने जाओ तो बताओ क्या होगा, हैं पेयर में होगा। तो बताओ शू लिखेंगे कि शूज़ लिखेंगे, शूज़ लिखना पड़ेगा। बताओ पैंट जब आप पहनते हैं तो मतलब पेयर में होगा, कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। तो आप बताओ पेयरिंग वर्ड समझ रहे हैं, पैंट्स लिखना, कभी पैंट मत लिख देना,
उसी तरह बताओ ट्राउज़र नहीं लिखना, या ट्राउज़र कहना भी मत, क्या समझना, ट्राउज़र्स। क्यों समझो, कभी स्टाइल तो अभी तक आया नहीं है कि सिंगल पेन हो, एक हाफ गायब है, गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ ट्राउज़र्स लिखना, ट्राउज़र तो लिख नहीं सकते। अरे कितना भी अमेरिका में चले जाओगे तो अभी स्टाइल ऐसा आया नहीं है कि आप एक तरफ गायब है दूसरी तरफ पहने हुए तो कौन सा डिज़ाइन है। गॉगल, गॉगल का मतलब होता है नज़र वाला चश्मा ना होकर धूप छाँव वाला चश्मा होता है ना, हीरो लोग लगाते, तो वो भी पेयर में होगा, कभी सिंगुलर तो हो नहीं सकता, दोनों का पार्ट होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में गॉगल ना लगा के क्या लगाओगे, गॉगल्स। बताओ स्पेक्टेकल होता है नज़र वाला चश्मा, समझ रहे, तो स्पेक्टेकल्स कहेंगे, स्पेक्टेकल तो कह नहीं सकते। समझ में आया? बताइए प्लायर जो आप यूज़ करते हो, मतलब इलेक्ट्रिशियन वाले लोग यूज़ करते हैं, तो बताओ उसका डबल पेयर होता है ना, एक पेयर तो होता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में पेयरिंग वर्ड में आप प्लायर ना लगा के क्या लगाओगे, प्लायर्स लगाना। आप बताओ आपने चूटा का भी यूज़ किया है पकड़ने के लिए, तो आप बताओ टोंग होता है, उसके भी पेयरिंग होते हैं, तो आप टोंग ना लगा के क्या लगाओगे, टोंग्स। समझ रहे? अब बताओ स्लीपर, आपने जब चप्पल खरीदा होगा तो स्लीपर ना कह के क्या लगाओगे, स्लीपर्स। क्लियर है? आप बताओ पैजामाज कहेंगे, पैजामा तो कह नहीं सकते, समझे? आप बताओ ईयर रिंग्स जो आपका डबल पेयरिंग में होता है, एक तरफ पहनोगे एक तरफ नहीं पहनते, पहनते ना दोनों में। आप बताओ चलिए अब तो अच्छा और भी था, जैसे आपका सराउंडिंग्स, क्या लगाओगे, सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग के बाद और क्या बताए थे आप, जो आपने खोजा था, क्या नाम था, सीजर्स। हाँ सीजर्स, पहले सीजर्स लिख दो, सीजर्स। बताओ पेयरिंग होगा कि नहीं उसका, कभी सिंगुलर होगा, कटेगा ही नहीं फिर, है ना। और क्या था, एक और बताए थे, हैं क्या, हाँ जिसको बाइनिकुलर्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनिकुलर्स। चलो और क्या था, सॉक्स। चलो ठीक है, लिख लेना कहीं पे, 2200 ऐसा वर्ड हो, सॉक्स। और क्या था, और भी कुछ है, अभी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कौन भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना सफिशिएंट होता है। समझ पा रहे ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो इन बातों को लिखना। सराउंडिंग्स हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, ये सब हमेशा प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। क्लियर है? इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ क्या हमेशा ये प्लूरल होंगे कि नहीं होंगे, तो बताओ गॉगल्स के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर होंगे, तो बताओ इनमें से ये कौन सा वर्ब सही है? हाँ क्या हैव सही है? नहीं, हैव सही नहीं होगा, क्योंकि मीनिंग भी आना चाहिए। बताओ पहले तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल मार देना, होगा ना। ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन खत्म, या तो आर आएगा या तो हैव आएगा। खुद बताओ अगर आपने हैव लगा दिया तब तो ये एक्टिव केस बना, और कभी भी कोई थिंग्स होता है तो एक्टिव केस बनाएगा नहीं, तो पैसिव केस बना के जाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बताओ हैव का यूज़ ना करके आप क्या लगाओगे, आर का यूज़, है ना। गॉगल्स आर यूज्ड, गॉगल का इस्तेमाल किया जाता है ना, बाई ऑल ऑफ अस, हम लोगों के द्वारा। समझ में आया? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताएं आप, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चलो इसका हिंदी खोजो, इसका हिंदी खोजो, दोनों का हिंदी खोज के मुझे बताओ, ठीक है। दिस इज़ योर ड्यूटी। चलिए इन बातों को ध्यान रख लिए, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर किस पे चलेंगे, 22 के ऊपर। तो सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदी ऑफ दिस वर्ड एंड द हिंदी ऑफ दिस वर्ड, ओके। देन आई विल राइट हेयर। देखो सबका हिंदी समझा तो सकते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग आता कहाँ है, बताओ। हिंदी बता दीजिएगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि क्या क्या मतलब है, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो स्टेप नंबर क्या पढ़ेंगे, 22। 21 क्लियर है, 22 पे आओ वापस। 22 में क्या पढ़ेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा अनकाउंटेबल काउंटेबल ना, मैं लिखूँ जैसे आप लिख देता हूँ। एक होता है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा होता है ना, लॉट्स ऑफ एप्पल्स ऐसा कह सकते हैं। एक होता है अ लॉट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो आप लॉट्स ऑफ लिख लो, उसके बाद आने वाला नॉन पोलर, अ लॉट ऑफ लिखो तो आने वाला नॉन पोलर। अगर ए लगा है तो लॉट्स मत लगाइएगा, समझ रहे। अ लॉट्स लगा दे तो फिर ए मत लगाना, समझ में आ गया। अब बताओ उसी तरह होता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब क्या होगा, बहुत सारा, इसका मतलब होगा बहुत सारा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा हो सकता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। मैं लिखूँ
लॉट्स ऑफ के बाद अ लॉट ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, लार्ज नंबर ऑफ हो गया, ठीक है। नंबर्स ऑफ लिख सकता हूँ, नंबर्स ऑफ, एस छूट गया, नंबर्स ऑफ, ठीक है। अब बताओ नंबर अगर लिखेंगे तो इसका मतलब कोई काउंटिंग नंबर ही आएगा वहाँ पे आगे चल के, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल नॉन लिख नहीं सकते, समझ में आया। हाँ, अगर जिसके बाद लॉट्स ऑफ लिखा, अलॉट ऑफ लिखा, प्लेंटी ऑफ लिखा, हो सकता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं एक बातें बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, लॉट्स ऑफ, है ना। अब यहाँ पे लिखूँ शुगर, ठीक है, लॉट्स ऑफ शुगर, इसका मतलब बहुत सारा चीनी, यही तो होगा। अब खुद बताइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज या आर, है ना, है ना। उसके बाद लिखा है सोल्ड बाई देम, सोल्ड बाई देम। अब खुद बताओ, मैं लिखता हूँ प्लेंटी ऑफ, फिर लिखता हूँ प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ एक्स, प्लेंटी ऑफ एक्स, फिर लिखता हूँ इज या आर, फिर लिखता हूँ सोल्ड बाई देम, ऐसा कर लिया। फिर लिखता हूँ प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फिर लिखता हूँ यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन कुछ ले लो, यहाँ पे जिसको आप काउंट नहीं करते अनकाउंटेबल नॉन में, बताओ शुगर ले लो या फिर कुछ साल्ट ले लो, जो भी शुगर होगा, साल्ट, चलो शुगर लेके चलेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर लिखो यहाँ पे इज़ या आर, फिर लिखता हूँ वही सोल्ड बाई देम। अब यहाँ पे ये बात है, देखो प्लेंटी ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो या अलॉट ऑफ हो, आने वाला नॉन सिंगुलर या प्लूरल होगा, है ना। देखो अगर कभी काउंटेबल नॉन लिखना तो इसके बाद प्लूरल लिखोगे, अनकाउंटेबल नॉन लिखोगे तो प्लूरल नहीं हो सकता, हमेशा सिंगुलर होगा। अब खुद बताओ, आप अनकाउंटेबल नॉन में से अनकाउंटेबल ही चीज़ निकलेगा, काउंटेबल तो निकल नहीं सकता। तो बताइए जब इसमें से शुगर में से बहुत सारे शुगर को निकालोगे तो भी बताओ ये अनकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा, बताओ अनकाउंटेबल नॉन होगा। अब बताइए ये काउंटेबल नॉन है और इसमें से आप बहुत सारे एग में से थोड़ा सा और एग निकाल ले रहे हो, तो अब बताओ ये भी काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल होगा। इसका मतलब आपने देखा कि प्लेंटी ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो या कुछ भी हो, नंबर हो, अगर यहाँ पे प्लूरल नॉन लिखा है इसका मतलब ये प्लूरल है, अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन लिखा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप देखोगे प्लेंटी हो, लॉट्स ऑफ हो, अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन आया है तो बताओ अनकाउंटेबल चीज़ निकलेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग जब वर्ब लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अब देखो मैंने प्लेंटी ऑफ एक्स लिखा, इसका मतलब जब एक मतलब क्या है, काउंटेबल नॉन है, तो जब आपने काउंटेबल नॉन को ही निकाला होगा बहुत सारा, तो काउंटेबल ही नॉन तो ये होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना है, आर, समझ रहे। इसका ना आप देखना है प्लेंटी हो, लॉट्स ऑफ हो, लॉट ऑफ हो, कहीं नंबर को छोड़ देना, नंबर में हमेशा वो काउंटिंग नंबर ही आएगा, समझ रहे। अब बताओ शुगर में नंबर थोड़ी होगा, समझ रहे। अब बताओ प्लेंटी ऑफ शुगर लिखा है मतलब बहुत सारी चीनी, तो बताइए ये अनकाउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल नॉन हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर की प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर, समझ रहे। इसका मतलब आप एक बात देख लो कि इन सभी के बाद अगर नॉन क्या आया है, नॉन क्या है, अनकाउंटेबल, क्या आया है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब बताओ सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वर्ब सिंगुलर होगा। अगर इनके बाद नॉन आया है काउंटेबल ना होगा, काउंटेबल हो, काउंटेबल समझ रहे, नॉन क्या आया, काउंटेबल, तो ये हमेशा प्लूरल होगा, पीएल होगा कि नहीं होगा, और वर्ब भी बताओ प्लूरल होगा, वर्ब भी क्या लगाओगे, प्लूरल। इतनी बातें समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इस पर क्वेश्चन अगर लगा दें तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। देखो आप क्वेश्चन इस पे दे रहे, ठीक है। मैं लिखूं लॉट्स ऑफ टाइम हैज़ या हैव बीन वेस्टेड। बताइए आप इन दोनों में से क्या लगाएंगे, हैज़ की हैव। बताओ टाइम काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ही करते हैं, ठीक है ना। उसके यूनिट क्यों ना, घंटे में बदल दोगे, मिनट में बदल देते हैं। जैसे पैसा कैसे है, अब यहाँ जो मनी आप लिखते हो, मनी क्या काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल का ना, अनकाउंटेबल है, उसके यूनिट का ना बोलते हैं। यहाँ इंडिया में रुपये का ला रहा है, तो वही पैसा आप अमेरिका में जाओगे तो डॉलर के रूप में गिना जा रहा है, वही कुवैत में जाओगे तो दिनार में गिना जा रहा है, बांग्लादेश में जाओगे तो टका में गिना जा रहा है ना। तो मनी अपने जगह पे फिक्स है, उसके यूनिट के गिन रहे ना कि उसको गिनते हैं, तो वो क्या है अनकाउंटेबल। तो बताओ टाइम क्या अनकाउंटेबल, तो ये वर्ब भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर आने वाला वर्ब क्या लगाओगे, हैज़ बीन लगाना, तो क्या हैव लिख सकते हो। अब एक बात बता देता हूँ, टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है ना, लेकिन अगर इसी में एस लगा देना टाइम्स, तो इसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार, जो होता है ना रिपीटेड चीज़ होता है ना, बार, है ना,
दफ़ा जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, 4 दफ़ा 5 दफ़ा, या बोलते हैं ना 4 बार 5 बार, तो बार या दफ़ा हो जाता है, बार या दफ़ा। हम लोग एक बार और इस बात को ध्यान देना है, टाइम और टाइम से बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। देखो वहाँ पे टाइम ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कितनी दफ़ा इंडिया में क्या क्या हुआ वो वाली बातें लिखता है, क्लियर है। तो वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया समझ में आया, वो पेपर का नाम। तो यहाँ पे टाइम्स और टाइम में फ़र्क है, टाइम का मतलब क्या होगा, समय, ये अनकाउंटेबल है, टाइम्स मतलब दफ़ा होता है, रिपीटेड जो आप करते हो, कितना बार कितनी दफ़ा, अगेन एंड अगेन वाला केस आता है ना, उसके लिए आता है, समझ रहे ना। तो इन बात का ध्यान रखना। आप बताओ ये अनकाउंटेबल है तो आने वाला वर्ब भी क्या लगाओगे, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उसको काउंट नहीं करते तो ऑटोमेटिक सिंगुलर मान के चलते, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन तो ठीक था, दूसरा अगर क्वेश्चन में दूँ तो बन जाएगा, चलो मैं लिखूँ लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसका लिखना हैज़ हैव बीन वेस्टेड इन द पार्टी, इन द पार्टी। देखो पार्टी में बहुत सारा ऐसा होता है ना, पैसा बर्बाद किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन में देगा इज़, बी ऑप्शन में देगा आर, सी ऑप्शन में देगा हैज़, और डी ऑप्शन में दे देगा हैव, HAV। बताओ किसके साथ आप जाएंगे, हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन सही, खुद बताओ। इज़ और आर के बाद कभी बीन लगते हुए देखा है, पैसिव केस आपने पढ़ा है ना, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, ए और बी निश्चित है, हटा देना, ये फालतू बात आ गया। या तो लगेगा हैज़ या तो लगेगा हैव, है ना, या तो सी या तो डी के साथ। खुद बताओ अ लॉट ऑफ मनी, बताओ मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो उसमें से बहुत सारे निकाला तो अनकाउंटेबल ही निकलेगा ना, जैसे बालू में से बालू निकलेगा, पानी में से पानी निकलेगा, तो ऐसे सिचुएशन बताओ क्या लगाओगे, अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग चलेगा वर्ब, तो बताओ सिंगुलर होगा कि प्लुरल, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात करें आप, मनी की, और उसमें से बहुत सारे मनी, तो मतलब अनकाउंटेबल ही है, तो आने वाला वर्ब भी अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो आप हैज़ के साथ जाना, हैव के साथ नहीं जा सकते, क्लियर है। एक और मतलब दूँ, बन जाएगा पक्का। चलिए चलो एक क्वेश्चन तीसरा समझ जाना यहाँ पे, है ना। हाँ यहाँ पे लिखना अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर। देखो अ लॉट ऑफ किसी भी नॉन के साथ कर सकते हो, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स, उसका लिखना वेस्टेड इन द पार्टी, इन द पार्टी। और ऑप्शन 1 में लिखेंगे आर, बी ऑप्शन में लिखते हैं वर, सी ऑप्शन में लिखते हैं इज़, और डी ऑप्शन में लिखते हैं ऑल ऑफ दिस। बताओ किसके साथ भागोगे, अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे पानी, लॉट्स ऑफ ही कह सकते हो। बताओ पानी में से बहुत सारे पानी की बात करें तो फिर भी अनकाउंटेबल ही की बात कर रहे, तो बताओ आने वाला वर्ब भी अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा कि नहीं होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या ये प्लुरल वर्ब आपको दिखा, ये प्लुरल वर्ब दिखा, इन दोनों को ऑप्शन लोगे, बोलोगे ना, जब ये कटेगा तो ऑल ऑफ दिस कटेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, खत्म। समझ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे पक्का। अब देखो ये बातें तो स्टेप नंबर 22 तक ठीक ठाक था, यहाँ पर तक आ रहा है ना, वीडियो आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो स्टेप नंबर यहाँ से क्या पढ़ोगे, 22 था ना, 23 पढ़ना, ठीक है ना, आ नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए फिर, है इधर आ रहा है, नहीं उतार, इरेज नहीं करेंगे, जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए। यहीं पे चलो, अब तो 23 में देखना। देखो मैं लिखता हूँ एक जगह, मैंने 23 स्टेप नंबर क्या है समझना, 23 यहाँ पे लिखा, 23 स्टेप नंबर क्या है समझना, 23 यहाँ पे लिखा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं लिखूँ, मैंने एक बात बताया था, अ लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, याद है आपको, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दोनों बड़ा अंतर बताया था, याद है, कोई बता सकता है। देखो अ लार्ज नंबर ऑफ वहाँ पे यूज़ करते थे जहाँ पे क्वांटिटी फिक्स ना हो, अप डाउन की बात होता है, और जहाँ पे आप एक क्वांटिटी फिक्स्ड मान लेते हो तो वहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ यूज़ करते थे, याद कीजिए। तो उसी तरह आप नहीं तो लेक्चर नंबर 2 या शायद 1 या 2 3 तक बता चुके होंगे उसको। अब बताइए स्टेप नंबर 3 में वही बात बोल रहे हैं, इसमें आएगा द परसेंटेज ऑफ,
और जहाँ पे द परसेंटेज ऑफ लिखा रहे इनके बाद अगर नॉन, देखो नॉन तो पुलर ही आएगा क्योंकि सिलेक्शन जब करते हो, बताओ जैसे मैं लिखूँ वन ऑफ, उसके बाद क्या लिखना है माई फ्रेंड, क्या ये सही है? ये गलत बात लिखा आपने, क्यों गलत है खुद बताइए। इसमें से कह रहे हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, सिलेक्शन की बात कर रहे हो तो इसको सिंगुलर रखोगे, सिलेक्ट करना है तो इसको प्लूरल लगाओगे तब ना, 1 2 3 4 सेलेक्ट करोगे उसमें से। तो बताओ सिंगुलर रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, इसको क्या करना पड़ता है प्लूरल, तब ना मेरे दोस्तों में से एक दोस्त की बात है। अगर आपने मालूम चला इसको हटा दिया और लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड तो गलत बात है, क्योंकि एक दोस्त में एक दोस्त, ऐसा कैसे होगा? सही बात लिखा आपने, गलत बात है। तो इसको फ्रेंड्स करना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। समझ पा रहे? इसका ना दोस्तों में से हो गया, मेरा दोस्त क्या हो गया प्लूरल, दोस्तों में से एक दोस्त। समझ रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं लिखूँ वन ऑफ, मालूम चला भाई 1 2 3 4 हैं, उसमें से आपने बात किया वन ऑफ माई ब्रदर, तो क्या बात सही लिख दिया कि गलत बात है? गलत बात लिखा। अब इसको प्लूरल रखोगे तब ना एक की बात करोगे। अगर एक भाई है तो काहे के लिए उसमें से सिलेक्ट करें? एक में एक सिलेक्शन होता है क्या? नहीं ना, कई सारों में से एक का सिलेक्शन होता है, 2 का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन करते हो। तो बताओ इसको प्लूरल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो बताओ वन ऑफ माई ब्रदर्स लिखना पड़ेगा, तब ना सही होगा कि मेरे भाइयों में से एक भाई। अब बताओ मैं लिखूँ यहाँ पे इज या आर, तो बताओ सिलेक्शन इज या आर का कर दूँ, तो आप खुद बताओ इनमें से कैसे लगाओगे? तो बताओ ब्रदर्स में से एक की बात है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर इज जाएगा। समझ रहे? क्या ब्रदर्स के अकॉर्डिंग जाएगा? नहीं, उसमें से एक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता 2 ऑफ माई ब्रदर्स, इसका मतलब मेरे भाइयों में से 2 की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसको तो प्लूरल रखना पड़ेगा, तब ना सिलेक्ट करोगे 2 को। इसका मतलब ये ज़्यादा है क्वांटिटी में, तब ना इसका 2 निकाले हो। तो ऐसी सिचुएशन जब वर्ब लगाओगे तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? क्या इसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो अब यहाँ पे आर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं लिखूँ, ये बातें तो समझ में आ गया बेसिक में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर चाहें तो आप इसको उतार सकते थे, नहीं तो इसको हटा देता हूँ। मैं ये सब बातें पढ़ा चुका हूँ, मतलब लेक्चर नंबर 3 तक ही कंप्लीट था, लेकिन इसको जो पढ़ाने जा रहे हो उस पर ध्यान देखना। इसको हटा देता हूँ, ठीक है? अब देखो, चाहे तो उतार सकते थे, पॉज कर लेना वीडियो में, अपना उतार लेना वहाँ से। देखो द परसेंटेज ऑफ, अगर बताइए द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद बताइए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट लिखना सही होगा क्या? नहीं लिख सकते स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ही हम ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि आप बताओ किसकी बात कर रहे हो? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज मतलब प्लूरल लोगे तब ना। खुद बताओ, आपको एक बार बताए थे अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों में बताए थे कि बताए एक हो सकता है द नंबर ऑफ, उसके बाद क्या लगाए थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए लेक्चर नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे लगाए थे इज या आर, ठीक है? और यहाँ पे लिखे थे अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, उसके बाद लिखे थे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इज या आर लगा सकते थे। आगे चल के वर्ब को कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब का सिलेक्शन आ जाए कि द नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ, अ नंबर ऑफ के बाद भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वर्ब सिंगुलर चयन करते हैं, जबकि इनके बाद लगाते हैं वर्ब प्लूरल लगा लेते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता था बताए थे, याद कीजिए। कोरोना का एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आपके यहाँ, हम लोग के यहाँ एक बार कोरोना आया था और आपकी मम्मी बोल दी या पापा बोल दे जाओ बेटा पैसा निकाल के लाओ एटीएम से या बैंक से। अब मालूम चल जैसे आप गेट से बाहर निकले और वहाँ पे आपका दोस्त ही आ रहा था आपके मोहल्ला का, और उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो? सारा शहर का एटीएम या बैंक वगैरह बंद है, मत जाओ। तो देखो वो शहर का पूरा एटीएम घूम के आया, बैंक घूम के आया, उसके बाद आपको बताया, ठीक है? और आप जब यही बातें अपनी मम्मी या डैडी से जाके बोलोगे कि सारा शहर का एटीएम और बैंक्स बंद है, तो बताओ किसी की कहीं भी बातों को आपने इकट्ठे लिया, न गए न देखा कुछ, ऐसे ही इमेजिन करके जाके अपने मम्मी या डैडी को बोला। जब ऐसा कोई बोलता है कि किसी की कहीं भी इन्फॉर्मेशन को कोई शेयर करता है इकट्ठा कलेक्टिव नाउन की तरह, तो ऐसी सिचुएशन में उसको सिंगुलर मानते हो, द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल ही रखना पड़ेगा ना, बैंक्स या फिर होगा एटीएम्स या स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर लेके चलेंगे। और जबकि वो जो आपका दोस्त पूरा शहर का एटीएम घूम के आया, बैंक्स देख के आया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेगा? अ नंबर ऑफ बैंक्स स्टूडेंट्स जो भी होगा और एटीएम्स तो लगाएंगे, और उसको बताओ उसको प्लूरल लेना पड़ेगा क्योंकि उसने पूरे तलाशी लिया है। समझ रहे? तो ऐसी सिचुएशन में आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। समझ रहे? यही बात यहाँ पे भी लागू होगा। अगर कहीं पे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो, जहाँ पे द परसेंटेज लिखा हो, तो हमेशा आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे इसको कैसे ना, इसका ना आप किसी परसेंटेज को इमेजिन करके मान रहे हो कि इतना ही है। समझ रहे? अगर आप परसेंटेज ऑफ लिखे तब आप उसको प्लूरल मान के चलना। बातें समझ पा रहे? अब बताइए ये बातें अगर समझ में आया होगा तो इस बात को भी ध्यान दे देना। अब बताओ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, मैं लिखूँ इज या आर?
इज या आर लिख देता हूँ यहाँ पे, इज या फिर लगाते हैं आर। absent टुडे, क्या लिखा हुआ है, absent टुडे। तो आप खुद बताओ यहाँ पे जो वर्ब आप सिलेक्ट करोगे इज या आर, क्या सिलेक्ट करोगे, तो द परसेंटेज यानी निश्चित की बात कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन जब क्वांटिटी निश्चित या इमेजिन करके साथ लेते हो तो वर्ब आने वाला क्या होता, सिंगुलर होता, आर के साथ नहीं जा सकते। हाँ, अगर मैं मान लेता कि सर पहले ही बता देते कि 80% ऑफ, क्या लिख दिया, 80% ऑफ, 80% ऑफ, उसके बाद 80% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप छात्र को 100% मारा है और उसका कितना परसेंट ले रहे हैं, 80%। तो बताओ ये 80% सिंगुलर होगा कि प्लुरल, प्लुरल ना होगा। तो अगर परसेंट, द परसेंटेज ऑफ हटाकर कोई क्वांटिटी की पहले बात कर दे 60%, 70%, वो प्लुरल नंबर है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लुरल। तो अगर मैं लिख दूं इज या आर absent टुडे, तो आपको आर के साथ जाना है ना कि इसके साथ, समझ रहे। यानी द परसेंटेज लिखा है तब तो सिंगुलर, लेकिन द परसेंटेज हटा के 10%, 20%, 100 का 10%, बताओ प्लुरल होगा कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में वर्ब आने वाला क्या होगा, प्लुरल होगा। तो क्या बना लोगे, पक्का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पक्का। तो इस बात को कहीं पे उतार लेना 20 नंबर 3 में। आइए क्लास स्टेप लिख लो 20 नंबर 4, स्टेप नंबर 24, स्टेप नंबर 24। इसमें लिखना देयर का केस, अभी छापो मत, ध्यान दो। देयर सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लुरल वर्ब भी ले सकता है। जैसे मैं लिखूं देयर इज़ अ टेबल, तब तो इज़ लगा सकते थे, क्योंकि आप बताओ टेबल के अकॉर्डिंग वर्ब, आप बताओ आपको देयर के बारे में पढ़ाया गया होगा। ये सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आते हैं, ये मेन सब्जेक्ट होते नहीं हैं, मेन सब्जेक्ट इनके बाद यहाँ लिखा जाता, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं लिखूँ देयर, यस आर, मैं लिखता हूँ ट्रीज़, देयर आर ट्रीज़, तब तो देयर के बाद आर भी लगा दिया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब देयर इज भी ले सकते हैं सिंगुलर वर्ब भी, और देयर प्लुरल वर्ब भी लेगा, किसके अकॉर्डिंग, अपने बाद जो मेन सब्जेक्ट लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपको देयर पढ़ाया गया होगा बचपन में, कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये होते नहीं है, इनको सब्जेक्ट की जगह देकर फुलफिल किया जाता है सब्जेक्ट का प्लेस, लेकिन ये सब्जेक्ट आप नहीं होते हैं, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग वर्ब भी नहीं लेंगे। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ट्रीज़ के अकॉर्डिंग आर और टेबल के अकॉर्डिंग इज, यानी आप वर्ब का सिलेक्शन देयर के बाद इज या आर कब लिखोगे, इनके बाद जो सब्जेक्ट होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन इट हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट होते हैं। इट के बाद हमेशा आर मत लिखना, इज ही लिखना। क्लियर है, इन बात को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका जो आप जितने भी पढ़ाई गई बातें हैं, यहाँ पे आपका सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, एंड हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग एंड होता है। जो आपको बोर्ड में या फिर आपके अकॉर्डिंग आने वाला है वो सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो ये बातें नहीं तो कॉपी कर लेना, नेक्स्ट टाइम में जब आपका टेस्ट होगा तो इसी से पूरा आएगा जितना भी बताया गया, ठीक है। तो होप आपको ये बातें अच्छा लगा होगा। तो हम लोग कब मिलेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तो कॉपी कर लो, फिर मिलते हैं।